students, Vishal Sharma Academy once again welcomes you all. In the last class, we had taken class 9th is matter around us pure the part 1. Today we'll take the part 2. The chapter will be continued. Okay, let's start. हम लोगों ने मेटल्स की प्रॉपर्टीज करी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम थोड़ी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज करेंगे. देखो, वैसे अगर बोला जाए टेक्निकली और केमिकली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटल एंड द नॉन मेटल, वो मैं आपको समझाती हूँ. मेटल एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी आगे पूरा हम डिटेल में करेंगे. जो मेटल है, जैसे सोडियम एक मेटल है. ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 281 है. इसका मतलब ये 1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं. और नॉन मेटल्स वो होते हैं जैसे कि क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्या करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए. तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये एक नॉन मेटल है. ओके, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है. वैसे विल डू इट इन द नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक. ठीक है. अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट एक्चुअली गेन्स इलेक्ट्रॉन. अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए. बट एज फार एज 9th क्लास इज कंसर्न, वी कैन जस्ट से दैट एनी एलिमेंट विच इज नॉट मेलेबल. अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए तो कौन सा कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि ना मेलेबल है ना डक्टाइल है और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे जो हैं दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स. ऑल नॉन मेटल्स जनरली आर सॉलिड्स और गैसेस. ज़्यादातर ये सॉलिड्स होते हैं या गैसेस होते हैं. बट ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स आर जस्ट द रिवर्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. धातुओं की जो भौतिक गुण है वो जो नॉन मेटल्स के अधातुओं के जो गुण है उनसे एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है. ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल. ना उनमें घातवर्णीयता होती है ना तन्यता होती है नॉन मेटल्स में, अधातुओं में. राइट. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो ये बैड कंडक्टर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर है या फॉस्फोरस है, दीज आर नॉन मेटल्स विच डू नॉट कंडक्ट द हीट और इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो. जैसे कि डायमंड है. डायमंड एक नॉन मेटल है. डायमंड एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन ये क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक. इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ग्रेफाइट जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्दो, जबकि ये भी एक नॉन मेटल है. दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड में उसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है. सो दैट इज वेयर द ग्रेफाइट इज यूज बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. नॉन मेटल्स जनरली आर नॉन लस्टरस. ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब उनमें चमक नहीं होती. लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. इसमें आयोडीन एक्सेप्शन है. आयोडीन जो एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर होती है. ओके. फिर उसके बाद है नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं विच कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है. डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस एवर. ठीक है. तो ये एक्सेप्शन जो है ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट स्ट्रॉन्ग. नॉन मेटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती. और नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लाइक कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर द सॉलिड नॉन मेटल्स. ब्रोमीन इज अ एक्सेप्शन वेयर इट्स अ लिक्विड नॉन मेटल. ठीक है. और उसके बाद जो गैशियस नॉन मेटल्स हैं उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा. देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज से एग्जैक्टली ऑपोजिट होती हैं. लेकिन एक्सेप्शंस हमने मेटल्स में भी पढ़ी हैं, एक्सेप्शंस हमने यहाँ पर भी पढ़ी हैं. उन एक्सेप्शंस को आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा कि आयोडीन जो है वैसे जनरली नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन आयोडीन लस्ट्रस है. जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है. जनरली जो होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसमें भी जो एक्सेप्शन है वो डायमंड और ग्रेफाइट है. ओके, सो दैट्स regarding the physical properties of the non-metals. Okay. फिर है नॉन मेटल्स. अभी हम लोग कर रहे हैं नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मतलब जो उनका क्वथनांक होता है और जो उनका गलनांक होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली.
ठीक है, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट विच इज अ नॉन मेटल हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें भी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का कि इसमें कौन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। ओके, ये याद रखना। दिस मीन्स द नॉन मेटल्स मेल्ट एंड वेपोराइज एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। इसका मतलब वो जल्दी गल जाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज अ नॉन मेटल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 119 डिग्री सेल्सियस। सल्फर जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 119 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ओनली वन नॉन मेटल ग्रेफाइट, सिर्फ एक ग्रेफाइट है जिसका कि जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। Majority of non-metals have very low boiling point due to which they exist as gases at room temperature। उनका boiling point जो होता है काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से वो gases की तरह ही रहते हैं। Non-metals have very low densities also। उनकी जो घनत्व होता है वो भी काफ़ी कम होता है। कितना कम होता है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना कम होता है। ठीक है, अब क्या है कि बट एक्सेप्शन इसमें भी है, आयोडीन इसमें एक्सेप्शन है जिसकी हाई डेंसिटी होती है, उसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी हमें मालूम है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मास का मतलब जो किलोग्राम में दिया जाता है, मतलब जिसको कि उसका भार कहते हैं, और वॉल्यूम मतलब जितनी जगह वो घेरता है वो सेंटीमीटर क्यूब में किया जाता है, ग्राम या ऐसे। ओके, तो इसका जो नॉन मेटल है आयोडीन, उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई है। फिर है नॉन मेटल्स हैव नॉट रिंगिंग साउंड, मतलब सोनोरस नहीं होते वो, उनकी टिंकलिंग साउंड नहीं होती, अच्छी आवाज़ नहीं होती, घंटी अच्छी नहीं बजती उसकी। मेटल्स एज वी स्टडीड आर जनरली ग्रे। हम लोगों ने यही पढ़ा था ना पिछली क्लास में, मेटल्स जो होते हैं ग्रे होते हैं, सिल्वरिश होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बड़े बड़े कलर्स उनके अलग अलग होते हैं। जैसे फॉस्फोरस का वाइट होता है, रेड होता है, ग्रेफाइट का ब्लैक होता है, क्लोरीन का जो है वो येलोइश ग्रीन होता है। आई एम प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, तो इसलिए देयर इज नथिंग टू कॉपी फ्रॉम द बोर्ड, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर ये है क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेड होता है, ब्राउन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ओके, कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स। आपको पता है कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो 10th में भी है वो। बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज बेस्ड ऑन द कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जितने हैं, इतने ज़्यादा हैं, वो क्यों हैं वो भी हम इलेबोरेटिव तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, एक दूसरे से चेन्स बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत अबंडेंट है अर्थ में वो। अच्छा, कार्बन एक तो हर चीज़ में है, प्रोटीन्स में है, फैट्स में है, कार्बोहाइड्रेट्स में है, वाइटामिन्स में है, एंजाइम्स में है, सबके अंदर है, एंड दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, दीज ऑल कंटेन कार्बन। अनदर नॉन मेटल ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस कैसे लेंगे? ठीक है, तो दैट इज कंबशन ऑफ फ्यूल्स कैसे होगा? तो ये सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने पिछली क्लास में मेटल्स पढ़ा, हमने इस बार पढ़ा नॉन मेटल्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें, और नॉन मेटल्स की भी होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्स which show some properties of the metals and the some properties of non-metals are called as metalloids। क्या कहा जाता है उनको? metalloids। उपधातु कहा जाता है। उपधातु मीन्स जिनके अंदर धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी होते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने पिछली क्लास में एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में बताया था, यौगिक क्या होते हैं वो बताया था। अच्छा, मिक्सचर्स के बारे में मैंने थोड़ा स्टार्ट करा था कि मिक्सचर होते हैं, मिश्रण क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से 3 चीज़ों का एक ऐसा मिश्रण, मतलब जिसके अंदर मिक्सचर हो, उसको हम मिक्सचर कहते हैं, मिला जुला हो सब सामान उसमें। अ मिक्सचर इज एनी सब्सटेंस विच कंसिस्ट मोर देन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में देखा जाए तो ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। आपके पास चावल है, दाल है और कंकड़ है, ये एक मिक्सचर है, लेकिन ये केमिकली कंबाइंड नहीं है कि भाई आपने H2O और O2 मिलाया और पानी मिल गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैनुअल मिक्सचर है जो कि आप अलग भी कर सकते हो, दाल को भी अलग कर सकते हो, कंकड़ को भी कर सकते हो और चावल को भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस। नाइट्रोजन है 78%, ठीक है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 1% और बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 0. कार्बन डाइऑक्साइड आई थिंक 1% है, और टोटल मिला के विद अदर स्मॉल गैसेस और वाटर वेपर। ठीक है, हाँ, वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर वगैरह मिलाकर आपके पास 1% होते हैं। फिर एक गन पाउडर। गन पाउडर जो है वो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, चारकोल, वेयर एज द ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। ठीक है,
फिर है ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स, जितने भी सॉल्यूशंस हैं जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, ब्राइन हो गया। अब बताओ, आप बोलोगे मैम ब्राइन क्या है? ब्राइन जो होता है दैट इज एक्चुअली सॉल्ट वाटर, पानी के अंदर जो घुला हुआ नमक होता है उसको ब्राइन कहते हैं। ओके, वो भी एक मिक्सचर है। ठीक, ये अलग बात है कि दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। मैंने थोड़ा बताया भी था पिछली क्लास में कि एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, समांगी मिश्रण जिसे कहते हैं। एक होता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस वो होता है जो कि विषमांगी होता है। ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ढंग से। ये होता है समांगी और ये होता है विषमांगी। Now we'll understand the difference between the homogeneous mixture and the heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures वो होते हैं the mixtures in which the substances are completely mixed together and cannot be differentiated from one another. उनके जो components हैं, जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, पानी में शुगर मॉलिक्यूल्स दिए। अब आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को देखना और इसके देखना, ये इतनी एक दूसरे में अच्छी तरह से रमे हुए होते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट देम। उनको अलग करना, अलग दिखना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, फिर ये है कि होमोजेनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, मतलब इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो दे आर नॉट सेपरेबल, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड द मिक्सचर ओवरऑल इज स्वीट, जैसे कि अगर शुगर सॉल्यूशन लिया है तो वो स्वीट होगा। अब ये नहीं है कि पानी का अलग टेस्ट आ रहा है, चीनी का अलग आ रहा है, मतलब एक कंप्लीट मिक्स्ड स्वीटनेस हम लोगों को पता चल रही है। इसी तरह अगर हमें NaCl मतलब ब्राइन लें, ब्राइन मतलब NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक का घोल, तो वो भी लेते हैं तो हमें जो ये पानी मिलेगा नमक के साथ वो कैसा होगा? नमकीन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल होमोजीनियस है, समांगी है, बिल्कुल एक दूसरे में समाया हुआ है। ठीक है, और इनको ट्रू सॉल्यूशंस भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड एज सच, उनको ऐसे अलग करना आसान नहीं है। एक बार मिक्सचर बन गया, इट हैज़ ए यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इट हैज़ अ फिक्स्ड टेस्ट, और इसके अलावा कि इसको अलग करना भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट। ओके, तो इसमें आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी इसी में आता है, पानी का, चीनी का घोल और नमक का घोल, NaCl और शुगर सॉल्यूशन भी इसी के अंडर आते हैं। अब आ जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स, मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। जब भी हो ना हेट्रोजेनस मिक्सचर तो हमेशा आप याद करो, जैसे ये रेत हो गई, ठीक है, थोड़े से कंकड़ हो गए, थोड़े से पत्थर हो गए, चॉक पाउडर हो गया, मतलब ऐसे वाले मिक्सचर्स विषमांगी मिश्रण, मतलब इसमें रेत भी आपको अलग से नजर आएगी। अगर आप एक उसमें भी कांच के ग्लास में भी पानी लोगे और उसमें थोड़ा सा चॉक पाउडर डालोगे, रेत डालोगे, तो आपको नजर आ जाएगा कि भाई अंदर ये नीचे चॉक पाउडर है या ऊपर रेत है, तो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश द लेयर्स। ठीक है, फिर ये है कि एंड इट इज नॉट कम्प्लीटली सॉल्युबल, उसके अंदर घुलनशील नहीं होता ये। ठीक है, एंड इट कैन बी सेपरेटेड इजीली, अलग भी किया जा सकता है। आपने छलनी ली, छलनी से इसको अलग किया तो पानी अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। ठीक है, एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कम्प्लीटली पानी में घुलनशील नहीं होता। कॉम्पोजिशन भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, कि मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता कॉम्पोजिशन, कि जैसे रेत वाला पानी है तो जैसे उसके अंदर, जैसे शुगर सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को स्वीटनेस नजर आ रही थी, पता चल रहा था कि ये इतनी एक दूसरे में समाया हुआ है कि एक जैसा इफेक्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेत अलग ही है, चॉक पाउडर अलग ही है, वो ऐसे मिक्स नहीं हो गए कि मतलब उनका कॉम्पोजिशन ही फिक्स हो गया। ठीक है, फिर ऑल द सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स कम इनटू दिस कैटेगरी। जितनी भी सस्पेंशन का मतलब जिनमें कि पार्टिकल्स अलग अलग हमें नजर आते हैं उनको सस्पेंशन कहते हैं। कोलॉइड्स जैसे कि पानी हो गया और दूध हो गया, उनके मिश्रण को हम कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में आते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस, ज़्यादातर होते भी हेट्रोजेनस हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो जैसे हमने बताया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, नमक के पानी का घोल हो गया, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये इसमें आ जाते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। अब मिक्सचर को आप फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो, छलनी से। अगर उसे आप छानते हो तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, फिर दूसरा है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। भाई अगर वाष्पीकरण के तरीके से नमक भी तो ऐसे बनाया जाता है ना, सूर्य की रोशनी में जो समुद्र का नमक निकलता है, जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, नीचे नमक रह जाता है, तो दैट इज आल्सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, जैसे कि आपके घर में कैम्फर होती है,
कपूर जिसे कहते हैं, या नैप्थलीन बॉल्स होती हैं जिनको हम सर्दी के कपड़ों में डालते हैं, ये जो है ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदलती हैं। द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन वो होता है जहाँ पे पेट्रोलियम की जैसे रिफाइनिंग की जाती है तो उसमें उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन मतलब जिसमें कि पानी को जो है वो भाप बनता है, लेकिन उसके बाद उस संघनन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा उसको हम अलग भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिस्टिलेट कहा जाता है जो हमें मिलता है। फिर है कि मैग्नेट एटसेट्रा। अब आपने आयरन फिलिंग्स ले ली छोटी छोटी और सल्फर ले लिया और आपको बोला गया कि इस मिक्सचर को अलग करो, तो आप सबसे पहले उसको मैग्नेट लगाओगे, सारी आयरन फिलिंग्स अलग हो जाएंगी और सल्फर अलग हो जाएगा। सो दीज आर ऑल फिजिकल प्रोसेसेस बाय विच द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, जिससे कि मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, संभव है। okay? मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर जो है सबकी प्रॉपर्टी बताएगा, रेत रेत रहेगी, चॉक पाउडर रहेगा, पानी पानी रहेगा। ये नहीं कि मिक्स मैच हो गए और सबने एक दूसरे को अपना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदे की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मिश्रण एक है लेकिन उसमें सबकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, ठीक है। फिर है व्हेन मिक्सचर्स आर मेड नो फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब्ड। अब हमने रेत का पानी बनाया या फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी, अब थोड़ा हमने नीचे आग थोड़ा लगाई है उसको मिक्स करने के लिए, तो वी आर नॉट गिविंग एनर्जी, हम ना एनर्जी दे रहे हैं ना एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो सब्सटेंस, ये जो मिक्सचर में हम कर रहे हैं ये फिजिकल चेंज है भाई, कोई ऐसा चेंज जिसमें कि नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, जिसमें किसी चीज़ को हम जला नहीं रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। The most important is that the composition of the mixture is variable. The constituents can be present it in any proportion by mass. रेत आप मुट्ठी भर के डालो, दो डालो, थोड़ी सी मिट्टी आपकी है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा चॉक पाउडर है, तो सबकी जो है कि कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे कि H2 और O2 है पानी के अंदर, उसका हमेशा अनुपात जो होता है, जो रेशो होती है 1:8 होती है, लेकिन ऐसे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में नहीं होता। दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड रेशो, ठीक है। फिर ये है तो डोंट हैव इवन अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको रेत पानी का मिक्सचर का कोई फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ना है। इट मींस जनरली मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस। जो वो होते हैं हेट्रोजेनस होते हैं, मतलब दे डू नॉट हैव एनी फिक्स कॉम्पोजिशन, उनके अंदर फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होता। सिर्फ सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि मैंने नमक पानी का घोल बताया और चीनी और पानी का घोल बताया, और अलॉयज। अलॉयज मैंने आपको बताया था कि अलॉय जो होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल विद अ मेटल या मेटल विद अ नॉन मेटल। धातु और अधातु और दो धातुओं के मिश्रण को अलॉय कहते हैं। सिर्फ ये दो चीजें जो हैं वो एक ऐसी हैं जो कि होमोजेनियस सॉल्यूशन है, समांगी मिश्रण है, बाकी सारे के सारे विषमांगी मिश्रण में आते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू एंड आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसकी नेक्स्ट क्लास थर्ड पार्ट में हम कंपाउंड्स यौगिक पढ़ेंगे और इसी को साथ में लेते हुए चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए, आपके काम आएगा। थैंक यू।